बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द बॉडी ऑफ द फंगस। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी खाने पीने वाली अशिया पे ख़ास तौर पे फंगस अटैक कर देती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फफूंदी। तो ये किस तरह से ग्रो करती है और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो फंगस की इतनी तेज़ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो डिटेल्स देखते हैं वाइट बोर्ड पे। All right, students. The body of fungus. अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से, मोस्ट ऑफ द फंजाई दे आर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ स्पीशीज इनकी ऐसी भी हैं कि जो यूनिसेलुलर हैं, जिनमें स्पेशली यीस्ट, खमीर जिसको हम कहते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और फिर इसी तरह कुछ ऐसी फंजाई मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द इकोसिस्टम में जो सिर्फ फिलामेंटस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, लंबे लंबे धागे बना के रहती हैं। और जो सबसे हाईएस्ट मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखा गया है दैट इज अबाउट द मशरूम्स एंड पफ बॉल्स एंड मोरल्स एटसेट्रा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से कि जो अल्फाज बार बार रिपीट होंगे यहां पे, उनके मुतालिक मैं आपको बताता हूं। द फर्स्ट वन इज अबाउट काइटिन। काइटिन से रिलेटेड चैप्टर 4 के अंदर सेल वॉल जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जब मैंने आपको बताया कि फंजाई आर बेटर डीकंपोजर्स देन बैक्टीरिया, उसमें भी ये बात डिस्कस हुई। और यहां पे मैं ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि द काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट which gives resistance to decay to the fungal cells. फंजाई के जो सेल्स हैं उनके बाहर जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और ये सेल्स ज्यादा देर तक और एक्सट्रीम कंडीशंस में जो सरवाइव करते हैं उनमें एक बड़ा फैक्टर इनकी सेल वॉल है, जो कि इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ताकि छोटी मोटी एनवायरमेंटल चेंजेस या पीएच की चेंजेस या फिजिकल चेंजेस लाइक टेम्परेचर और सनलाइट ये इसको डैमेज ना कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर ये तो हो गई सेल की बात। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो हमेशा से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। बट यहां पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं तो सिंपल, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की फॉर्म में या फर्दर ऑर्गन्स की फॉर्म में नहीं जा रहे, बल्कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। तो हम कहते हैं व्हाट इज माइसीलियम। माइसीलियम इज द बंडल ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स known as hyphae. Alright students, अब ये तो मैंने इसकी एक आसान सी डेफिनेशन आपको बता दी है कि जब बहुत सारे धागे नुमा हाइफी आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, माइसीलियम। दूसरे लफ्जों में हम इसको डिफाइन करते हैं द बॉडी ऑफ फंगस is called mycelium. Alright students, अब ये दो तरह की डेफिनेशंस मैंने यहां पे लिख दी हैं कि जो फंगस की जो हमें फ्रूटिंग बॉडी या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वाला लेवल नजर आ रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज माइसीलियम। ओके, और माइसीलियम खुद किस चीज पे मुश्तमिल है, छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं हाइफी। व्हाट आर हाइफी? Hyphae are long, slender
branched thread-like filaments. Now students, these hyphae on the basis of their organization, इनको हम तकसीम कर रहे हैं दो बुनियादी इकसाम के अंदर. ओके, hyphae can be differentiated into septate or non-septate hyphae. Non-septate का एक और नाम भी है, and that is aseptate hyphae. All right, students. Now the difference is on the basis of their organization. अब देखें, जो septate hypha हमें यहां पे नजर आ रहा है, इस septate hyphae के अंदर every cell is individually separated from every other cell due to the presence of a cell wall. Okay? हर सेल को दूसरे सेल से अलहदा कर दिया गया है और उनके दरमियान में एक दीवार मौजूद है जो कि काइटिन की बनी हुई है. समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि ये जो वॉल आपको नजर आ रही है, इट इज पोरस, इसमें सुराख हो सकते हैं ताकि साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर सके टू एंड फ्रो और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इनटू डिफरेंट सेल्स. दूसरी तरफ इन द नॉन सेप्टेट हाइफे यहां पे जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. किस तरह से डिफरेंट है? देयर आर नो क्रॉस वॉल्स. यहां पे कोई भी ऐसी बाउंड्री मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये हाइफा इंडिविजुअल सेल्स पे मुश्तमिल है, बल्कि ये देखने में नजर आता है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हैं, जिसकी मौजूदगी की वजह से इस एक बड़े स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा. अगर इंडिविजुअल है तो इसको हम कहेंगे कि ये बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो आपस में फ्यूज हो चुके हैं और उनकी दीवारें नहीं हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिनोसाइट और सिनोसिटिक हाइफे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स के लिहाज से अभी हमने इसको समझ लिया. देन अगर हम पॉइंट्स लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं द सेप्टेट हाइफे contains the cells that are mononucleate, और एक और टर्म monokaryotic. एक न्यूक्लियस भी हो सकता है एक सेल के अंदर, and at the same time it can be binucleate or dikaryotic. All right, students. On the other side, the non-septate hyphae, they are termed as sinusites, and they are always multi-nucleate. इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्टेट एंड एसेप्टेट हाइफे. तो आप ये पॉइंट्स लिखें और साथ ही डायग्राम्स ड्रॉ करें. इट विल बी एनफ फॉर योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ fungus. जी students, the growth of fungus depends upon the favorable conditions. Favorable conditions क्या हो सकती हैं फंगस की ग्रोथ के लिए? It needs food, it needs a suitable temperature, and water, or we can say moisture. नमी चाहिए इसको पानी के साथ साथ. ऑलराइट, अब देखें, हर साल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फल, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारा फूड स्टफ डिफरेंट टाइप्स का जाया हो जाता है. अब जाया करने वाला कौन है? फंगस. ओके, अब इसकी वजह क्या है?
दैट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फंगस कि फंगस की ग्रोथ बहुत तेज होती है, और कोई भी चीज जो आप ओपन एयर में रख दें और उसकी फेवरेबल कंडीशंस उसके लिए अवेलेबल हों, तो उस सूरत में क्या होगा, द फंगस विल रैप अप द होल फ्रूट और द पीस ऑफ ब्रेड विद इन आवर्स। चंद ही घंटों के अंदर उसको मुकम्मल तौर पे कवर अप कर लेगी और फिर उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगी। तो इस लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि द फंगस इज वन ऑफ द कंपेटिटर्स ऑफ मैनकाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फूड। ओके, तो फिर हमें फूड प्रिजर्वेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ा है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं खुराक को ज्यादा देर के लिए स्टोर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ ऑफ फंगस की बुनियादी वजह है वो क्या हो सकती है? नंबर 1 is rapid growth of hyphae। हाइफी बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। नंबर 2 is the cytoplasmic streaming within the hypha। फिलामेंट के अंदर जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है उसकी वजह से भी ये होता है कि अगर किसी एक साइड से खुराक अवेलेबल है तो साइटोप्लाज्म वहां से न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ ट्रेवल करता हुआ उसी फिलामेंट के दूसरे किनारे तक चला जाएगा। किसकी वजह से? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन ऑल पार्ट्स ऑफ अ हाइफा, इंडिविजुअल है तो इसलिए मैं हाइफा कह रहा हूं, और मेटाबॉलिकली एक्टिव। किसी भी हाइफे के जो हिस्से हैं सब के सब वो एक ही वक्त में मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। हर जगह पे कोई ना कोई रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज इक्वल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द हाइफा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ये तो हमें समझ आती है कि जो सिनोसिटिक हाइफे हैं उनमें तो चूंकि क्रॉस वॉल्स ही नहीं है तो वो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बट ऑन द अदर साइड जो सेप्टेट हाइफे हैं विद द क्रॉस वॉल्स, उनके अंदर किस तरह से खुराक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो इसके लिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, दे कंटेन पोर्स इन देयर सेल वॉल्स। ओके, उनकी सेल वॉल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं जहां से साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर ट्रेवल करता रहता है, एंड द फूड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, यहां पे स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं हाउ मच सरफेस एरिया is covered up by the growth of the fungus। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, और फिर उसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। There is a fungus known as Armillaria आर्मिलेरिया का जो माइसिलियम है, it can spread its hypha or hyphae plural up to 1 kilometer in 1 day। एक दिन में 1 किलोमीटर जितना सरफेस एरिया इसके डिफरेंट हाइफी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर जो टोटल हमारे पास यहां पे एक सरफेस एरिया कवर्ड जो दिया गया है, दैट इज अप टू 15 हेक्टेयर्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो फंगस है आर्मिलेरिया, एक पैथोजेनिक फंगस है। पैथोजेनिक है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोई बीमारी फैला सकती है। डिफरेंट कोनिफर्स को या पाइन्स को ये मुतासिर करती है, अंडरग्राउंड ग्रोथ होती है इसकी। अब अगर ये 15 एकड़ तक ग्रो कर जाए सिर्फ चंद ही दिनों के अंदर, तो क्या इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इट इज द बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म? आपका क्या ख्याल है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ब्लू व्हेल या जमीन के ऊपर एलिफेंट्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें? वेल, माय ओपिनियन इज नो। क्यों नहीं?
क्योंकि स्टूडेंट्स हम तो बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की। अगर ये फंगस ग्रो कर रही है तो ये पैरेलल ग्रो कर रही है अलोंग द सरफेस और अंडरग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सारे के सारे फिलामेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो वो तो शायद एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। एक तो ये हमारे पास इसका रीजन या लॉजिक बन सकती है। सेकेंडली स्टूडेंट्स हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं कि द बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट। तो क्या अगर व्हेल के सेल्स को अलहदा अलहदा किया जाए और उसके फिलामेंट्स बनाए जाएं तो ऐसा पॉसिबल है कि वो इतना ही एरिया कवर करे? हो सकता है वो इससे कई गुना ज्यादा सरफेस एरिया को आराम से ऑक्यूपाई कर जाए। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट आर्मिलेरिया इज द बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट। एंड में जो लास्ट पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं यहां पे, दैट इज वंस अगेन अबाउट द माइसीलियम। लेकिन अब मैं एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं कि द माइसीलिया ऑफ द फंजाई दे आर ऑर्गेनाइज्ड हाइफी। जब बहुत सारे हाइफी ग्रुप की फॉर्म में नजर आते हैं तो हम कहते हैं ये माइसीलियम है। बट जब वही ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो फिर हम इनको कहते हैं दे आर मेकिंग अप द फ्रूटिंग बॉडीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्रूटिंग बॉडीज are also known as the reproductive body of the fungus. For example, मशरूम का जो एक इमेज आपके माइंड में मौजूद है with the cap and the stalk, वो एक फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। लेकिन जब हम उसको इंटरनली उसके कोर को देखते हैं तो हमें पता चलता है इट इज मेड अप ऑफ हाइफी। यहां पे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो है इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है by producing spores, and sexual reproduction भी possible है by the fusion of different types of hyphae or making up some specialized structures. Alright students, तो यहां पे multiple choice question के लिए एक statement है, that is what? Most cells of hyphae are haploid. All right, but the transient zygote stage is diploid. Okay students, हाइफे जो हमें फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नजर आ रहे हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होगी तो वो हैप्लॉइड कहलाएंगे। ओके, लेकिन जब ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उस वक्त जो थोड़ी देर के लिए जाइगोट बनेगा वहां पे हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में कंबाइन होंगे, तो उस कंडीशन को हम कह रहे हैं ट्रांजिएंट जाइगोट। वहां पे सिर्फ डिप्लॉइड कंडीशन नजर आएगी व्हेन देयर विल बी द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉइड स्टेज, और डिप्लॉइड स्टेज थोड़ी देर के लिए, हैप्लॉइड स्टेज जो है वो ज्यादा देर के लिए होगी विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ दैट स्पेसिफिक फंगस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज के इस सेशन का इख्तिताम करते हैं।